चलिए, तो हम लोग मूल्य की चर्चा शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चर्चा करेंगे, तो कल तक हम लोग मूल्यों की ज्यादा चर्चा कर लेंगे। तो पहले तो संबंध में मूल्यों की चर्चा करते हैं, जो हम व्यवहार में मूल्य की अपेक्षा है, यानी मानव और मानव के व्यवहार में मूल्य। तो मानव और मानव के व्यवहार में जो है मूल्य की चर्चा जब हम करते हैं, तो उसकी शुरुआत विश्वास से ही होती है। क्योंकि मानव का संबंध, संपर्क और संबंध के बीच की जो लाइन है वो विश्वास ही है। संपर्क में विश्वास के अभाव होता है, विश्वास की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन संबंध जो कह रहे हैं वो विश्वास से शुरू होता है। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं है, ये बिंदु है 4। मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, ठीक लिखा गया है? हाँ जी, एक बार हाथ खड़ा करिए, किनको लगाता है ठीक लिखा गया है? आपको पता नहीं चला क्या पूछे हैं? अच्छा। तो हाँ जी, मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं, इसमें कोई शंका हमें ठीक। दूसरा भी निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता है, चाहती है, आपको जो ठीक लगे वो लगा लीजिए, इसमें भी कोई शंका है नहीं। चलिए नंबर देते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपका कहना है कि 1 नंबर पूरा, इसमें भी कहना है 1 नंबर पूरा। मैं दूसरे को हमेशा सुखी करना चाहता हूं। हाँ जी, आप सभी सुन पा रहे हैं? सभी सुन पा रहे हैं? क्या बोले हैं? मैं दूसरे को हमेशा सुखी करना चाहता हूं। चाहते तो है आधा आप अपने बारे में बोल रहे हैं, ये सोच लीजिए, ये अपने पे ही शंका हो। आधा ही गिन लो। मैं दूसरों को हमेशा सुखी करना चाहता हूँ। होता नहीं बोला। मैं दूसरे को हमेशा सुखी करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। सही है? 100%। मैं अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी भी कर देता हूँ ना, तो फिर आधा ही हुआ। कभी कभार करता हूँ, कभी कभार नहीं करता हूँ। कम करें, चौथा पढ़िए। मैं दूसरा भी मुझे हमेशा सुखी करना चाहता है। अपने पास में तो नहीं है, अपने पास से देखे तो नहीं होगा। 100% तो नहीं है, और पूरा गलत है। ये चौथा पूरा ही गलत है। नहीं, रिकॉर्डिंग में आप नहीं आ रहे हैं, आपके घर नहीं भेजा जाएगा रिकॉर्डिंग। आपको लग गया रिकॉर्डिंग हो रही है कि परम भेज देते घर पे, तो कहेंगे नहीं जी, थोड़ा तो है, दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है। तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं भेजी जाएगी, आप खुल के बोलिए, या कहिए तो रिकॉर्डिंग बंद करा दें। ये कमरे के अंदर का मामला है। बताइए, दूसरा भी हमेशा मुझे सुखी करना चाहता है। हाँ, पूरा एक नंबर। हाँ, तो इसको भी आधा ही दे, इसका मतलब सर ऐसा होता है ना कि चाहता तो है सुखी करना, पर अभी चाहना की चर्चा हो रही है। चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहता हूँ, चाहती हूँ, इसी की चर्चा हो रही है। मैं भी चाहती हूँ, वो भी चाहता है, लेकिन कर नहीं पाते। वो तो दूसरा मामला हो गया। अभी तो उसका, अभी तो उस केस की स्टडी की ही नहीं है। तो इसमें भी
नहीं, अभी सब आपके कहने से आ रहा है ना, बाकी लोग तो ऐसे भी कर रहे हैं। इसमें भी आधा नंबर दे, यानी 4 में से कितना आया? 3 नंबर, 3/4। अच्छा है परसेंटेज। अब दूसरा देखते हैं, केस 2। पहला, मैं निरंतर सुख पूर्वक जीता हूं या जीती हूं। दूसरा भी निरंतर सुख पूर्वक जीता है। तीसरा, मैं दूसरे को हमेशा सुखी कर पाता हूं या कर पाती हूं। चौथा, दूसरा भी मुझे हमेशा सुखी कर पाता है। ये वाली कॉपी जांचिए। मैं निरंतर सुखपूर्वक जीता हूँ, 0। दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, यानी 0/4। अब इसी को, पहले केस को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक। लेकिन दूसरा भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, इसमें हमको क्यों शंका नहीं है? ये भी हमने कहा दिया, हाँ पूरा 1 नंबर दीजिए। मुझे तो शंका है, क्योंकि कभी-कभी किसी के बिहेवियर से लगता है कि सीरियसली मुझे लगता है वो लोग कलेश और प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात होती भी नहीं है। आपको लग रहा है, लेकिन अभी इन जनरल देखें तो सभी लोगों ने कहा कि दूसरा भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है। ये कैसे आप कह रहे हैं? वो नियम है। नियम कैसे आपने पहचाना है? इसको, इसके बजाय, विद्या पे आने के बजाय आप कह सकते हैं क्योंकि मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, इसलिए तर्क बनता है कि दूसरा भी मेरे जैसा ही है, इसलिए वो भी निरंतर सुखपूर्वक। ज्यादातर शिविरों में यही कहते हैं कि चूंकि दूसरा भी मेरे जैसा ही है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ठीक। फिर तीसरा कह रहे हैं कि मैं दूसरे को हमेशा सुखी करना चाहता हूँ। इस पर कहते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ सही है, हाँ सही है। आप लोगों ने बोल दिया नहीं, आधा नंबर दीजिए, नहीं तो ज्यादातर लोग 1 नंबर जबरदस्ती दिलवाते हैं, बोलते मैं तो दूसरे को सुखी करना चाहता ही हूँ। लेकिन जैसे ही आता है कि दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है, वो तुरंत बोलते नहीं, यहाँ कुछ लोचा है। यहाँ क्यों आपको शंका हो गया, जबकि यहाँ नहीं हुआ था? यहाँ तो आप बोल दिए दूसरा भी मेरे जैसा ही है, इसलिए दूसरा भी सुखी होना चाहता है। अब यहाँ आपको नहीं लग रहा दूसरा मेरे जैसा है? तो अंतर क्या हुआ? यहाँ मैं अपने बारे में बता रहा था, तो अपने बारे में हर आदमी अच्छा ही बताता है, मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ। जब यहाँ दूसरे के बारे में पूछा गया, तो इसमें इसके इंटेंशन का कोई, इससे हमारा कोई व्यवहार नहीं हो रहा है। जब पूछा गया दूसरा भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, तो मैं बोल दिया हाँ। क्यों? क्योंकि अभी उसका मेरे साथ कोई व्यवहार का यहाँ मामला नहीं है, इसलिए हमने बोल दिया हाँ। लेकिन जैसे ही तीसरा पूछ रहे हैं कि मैं दूसरे को हमेशा सुखी करना चाहता हूँ, अब यहाँ दूसरा शामिल हो गया, तो हमको थोड़ा सा हिलने लग गए। पता नहीं, मैं तो चाहता हूँ, उसको होता है कि नहीं होता? बोलते हाँ नहीं भैया, लेकिन मैं तो चाहता हूँ, ऐसा सब बोल के बोलते नहीं, मैं तो चाहता हूँ, ये सही है। फिर जब यहाँ पूछा गया कि दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता, तो यहाँ पक्का शंका में चले, क्योंकि यहाँ दूसरा, क्योंकि अब यहाँ पर जो दूसरा है, यहाँ पर जो दूसरा है, उसके इंटेंशन का बिल्कुल भी हमें कोई अनुमान नहीं बन रहा है।
अब यहाँ व्यवहार का मामला आ गया, यहाँ हमको शंका हो गई। अगर कुल मिला के देखें तो इसको बोलते हैं चाहना यानी इंटेंशन, और इसको बोलते हैं योग्यता, योग्यता यानी कॉम्पिटेंस। तो चाहना में तो हम 4 में से 3 नंबर है, योग्यता में 4 में से 0। डिस्टिंक्शन की है और योग्यता से। हाँ, तो हम चाहना से संपन्न मानव है, योग्यता से संपन्न नहीं। अब इसमें देखिए, जो हम कहते हैं कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, मैंने किया नहीं है। लेकिन दूसरे से गलती हो गई है तो तुमने किया है और ये मुझे पता है। तो अभी क्या है, तो क्या होता है, अपना मूल्यांकन चाहना के आधार पे करते हैं, दूसरे का मूल्यांकन योग्यता के आधार पे करते हैं, जबकि योग्यता में हम भी 0 हैं। योग्यता में मैं भी 0 हूं, लेकिन मैं हमेशा दूसरे का मूल्यांकन उसके कार्य व्यवहार को देख के करता हूं, अर्थात योग्यता को देख के करता हूं, और अपना मूल्यांकन हमेशा इंटेंशन को देख के करता हूं। इसीलिए दो आदमी के बीच में संबंध को निभा पाना मुश्किल होता है। इसीलिए संबंध शंका में चलते हैं, शंका में चलते हैं, भरोसा ही नहीं होता। ये शंका मुक्त होना ही विश्वास है। दूसरे के इंटेंशन से शंका मुक्त हो जाना, दूसरे के इंटेंशन को स्वीकार पाना, दूसरे के इंटेंशन के प्रति शंका मुक्त होना कि नहीं, दूसरा भी मेरे जैसा ही है। जैसे मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, दूसरा भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, मैं दूसरे को सुखी करना ही चाहता हूँ। मेरी योग्यता में कमी है इसलिए कर नहीं पाता हूँ। वैसा ही दूसरा भी है, वो भी मुझे सुखी करना ही चाहता है, उसकी भी योग्यता में कमी है, वो नहीं कर पाता। तो इंटेंशन पे शंका दूसरे के भी नहीं। अभी क्या है, हमारा दूसरे के इंटेंशन पे हमेशा शंका रहता है, उसके कार्य व्यवहार को देख करके हम आंकते रहते हैं, क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा आप 7 जन्म में नहीं जान सकते। हाँ, किसी के इंटेंशन को आप जान ही नहीं सकते, फिर भी अनुमान लगाते रहते हैं क्या सोच रहा होगा, कुछ तो इसके पीछे चला होगा, जरा देखना क्या सोचा होगा। आप कितना भी मगजमारी कर लीजिए, कितना भी बादाम खा के विचार कर लीजिए, आप नहीं समझ सकते उसने क्या उसके पीछे सोचा होगा, केवल अनुमान लगा सकते। लेकिन अब सारी एनर्जी इसी में झोंक रहे हैं, क्या सोचा होगा, नहीं ऐसा किया तो उसने ऐसा सोचा होगा। अब जो हम सोचते हैं वही उस पर इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं। तो अपना मूल्यांकन हमेशा हम इंटेंशन के आधार पे करते हैं, संबंधी का मूल्यांकन हमेशा कॉम्पिटेंस के आधार पे, योग्यता के आधार पे करते हैं। अपना मूल्यांकन चाहना के आधार पे, सामने वाले का मूल्यांकन उसके कार्य व्यवहार के आधार पे करते हैं। कार्य व्यवहार को देख करके उसके इंटेंशन का अनुमान लगाते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं और बोलते नहीं तुम तो ऐसा चाहते ही थे, ये मुझे पता है। ये तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे खानदान में भी ऐसा ही चलता है, ऐसा भी बोल देते हैं। कभी बहुत आगे बढ़ गए तो क्यों, जब तक 3-4 पुस्तक आगे न बढ़ी तब तक मामला सेटल ही नहीं होता है। परिवारों के अंदर जब तक 3-4 पुस्तक बात न जाए तब तक कहाँ सेटल होता है। तो इंटेंशन पे शंका, इसी को अविश्वास बोलते हैं। इंटेंशन पे शंका नहीं होना, इसी को विश्वास बोलते हैं। ये कैसे होता है, मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं, मैं दूसरे को हमेशा सुखी ही करना चाहता हूं, मैं कोई कार्यक्रम नहीं बनाता दुखी करने का, हो जाता है क्योंकि मेरी योग्यता में कमी है, क्योंकि मेरी योग्यता में कमी है। वैसा ही दूसरा भी है, वो भी मुझे दुखी करना नहीं चाहता, उसकी भी योग्यता में ही कमी है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं, हम तो उसको बहुत योग्य मानते हैं। हमको लगता है इसकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, इसके इंटेंशन में गड़बड़ है। यहीं से अविश्वास की यात्रा शुरू होती है। विश्वास का मतलब ही है इंटेंशन के प्रति शंका मुक्त। तो जो परिभाषा आई थी विश्वास की, संबंध निर्वाह और उसकी निरंतरता। तो संबंध निर्वाह कब होगा, जब शंका नहीं रहेगा,
शंका है तो संबंध निर्वाह क्या होगा? तो विश्वास एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब संबंध का निर्वाह हो रहा है। जैसे हमारे आपके बीच में कम से कम इस कंटेंट को लेके विश्वास एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम आप पिछले 5 दिन से यात्रा, 4 दिन आज हुआ ना, पिछले 4 दिन से हम यात्रा कर रहे हैं। कम से कम इस कंटेंट को लेके हमारे आपके बीच में शंका रही है। मुझे लग रहा है कि आप समझने की बैठक में बैठे हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरे पास, चूंकि आप का जिन चीजों पे ध्यान दिलाना है उसका मुझे थोड़ा सा कंटेंट भी पता है और मेरे पास उसकी स्किल भी है, तो मैं आपके बीच में प्रस्ताव रख सकता हूँ। इसलिए मुझे भी लगता है हम आप साथ में यात्रा कर सकते हैं। आप समझना ही चाहते हैं, नहीं तो सामने वाला कैसा चाहता है? जैसे सामने जो बैठे हुए हैं वो 3 तरह की बैठक में बैठते हैं। आप तो अध्ययन शिविर में आए हैं, नहीं तो परिचय शिविर में जो आते हैं वो 3 तरह की बैठक में बैठते हैं। पहला होता है समझने की बैठक, ये हम इसको समझेंगे। तो जो समझने की बैठक में होते हैं वो ठीक से सुनते हैं और समझने के कार्यक्रम में लगते हैं। दूसरा होता है समझाने की बैठक, वो पहले दिन से सुन रहे होते हैं कि हमको जाके किसी को समझाना है। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोग नहीं है वैसे आप लोग नहीं है वैसे तो दूसरी ये बैठक है, सुनते समय आता है। अच्छा, जैसे अभी हापुड़ में मैं शिविर ले रहा था, उसमें एक टीचर रोने लगी 7वें दिन। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, ठीक है, समाधान ही मेरा लक्ष्य है। अब मुझे पता चला है कि समाधान पूर्वक ही सुख होगा, इसीलिए मैं संबंध को भी चलाता हूँ। इसी दृष्टि से मैं संबंध को भी देखता हूँ। संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीने से मैं अपनी यात्रा को पूरी कर सकूंगा। ऐसे एक फ्लो में बोलते हैं, वो फ्लो मेरे में बन जाता है तो बोल देता हूँ। तो मैं बोल रहा था, जैसे ही खत्म किया रोने लगी। हमने कहा क्या हो गया आपको? बोली जैसे आप बोल रहे हैं ना वैसे मैं बोल नहीं पाऊंगी। एकदम ऐसे ही बोली, बिल्कुल धीरे से, जैसे आप बोल रहे हैं ना वैसे मैं बोल नहीं पाऊंगी। हमने कहा फिर? बोले तो मेरे शिविर करने का फायदा क्या है? मतलब वो सुनाना है किसी को इस बैठक में बैठे, और लगता नहीं आप जैसा बोल ही नहीं पाए, फिर मेरा शिविर करना बेकार हो गया। और तीसरी एक और बैठक होती है बहुत ही खतरनाक, निपटाने की बैठक। प्रबोधक को तो निपटा ही देंगे। ऐसे सरकारी सिस्टम से आने वाले लोगों का बहुत होता है। दिल्ली में लोग बोले, जब शिविर होता था तो हापुड़ में आते थे तो बोले कि भैया सोम भैया शिविर ले रहे थे, तो 6वें दिन बोले एक मेंटर टीचर बोलते, भैया मैं तो सोच के आया था, मुझे बताया गया था वहां कोई सोम भाई है जो शिविर लेते हैं, तो मैं तो सोच के आया था कि सोम भाई को की खटिया में खड़ी करके आऊंगा। हाँ, मैं दिल्ली में टीचर हूँ, दिल्ली में टीचर होना सामान्य बात है नहीं, मैं पीएचडी भी किया हुआ हूँ, इसलिए मेरी योग्यता में कोई कमी नहीं है, और मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ, इससे बड़ी कोई डिग्री हो नहीं सकती, और सोम भाई क्या आपको समझा पाए, तो मैं तो उनकी खटिया खड़ी करके आऊंगा। ये 6वें दिन बोले, तो सोम भैया बोले तब? बोले आज 6वें दिन पता चला कि मेरी खटिया पहले से खड़ी है। जैसे दिल्ली में शिविर करने आते थे जब दिल्ली के टीचर, तो वहां जाके बहुत सारा, शुरू में क्या है, कुछ लोग नेगेटिविटी में आते थे, जाके कुछ बातें कह देते थे और लोग अपना अनुमान लगाते रहते थे। तो उसमें सूचना में लिखा जाता था अपने साथ एक चद्दर ओढ़ने की लाएंगे, मॉस्किटो रेपेलेंट लाएंगे, मतलब मच्छर से बचने का उपाय लाएंगे, मच्छरदानी या कुछ भी, अपने साबुन इत्यादि लेके आएंगे, अपनी जरूरी दवाएं लेके आएंगे, एक बोतल भी लेके आएंगे। ये सब उसमें सूचना लिखा रहता था। जब ऑर्डर निकलता था तो उसमें पढ़ते थे, बोलते यार ये बोतल क्यों मंगवाते हैं? बोलते वो संस्थान में जंगल में है और वहां टॉयलेट बने नहीं है, तो सुबह बोतल लेके जाना पड़ता है। ऐसी ऐसी चीजें जाके उड़ाते थे शुरू में, तो उनको लगता था राजनीतिक विरोध का वो यहाँ विरोध बना देते थे। तो धीरे 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 हम लोग तो विनम्रता से काम करने वाले, अपना सबका हाथ पैर जोड़ते थे, भैया हमारे पास, अच्छा उस समय सुविधाएं बहुत कम थी, एक ही हॉल था, उसके ऊपर डॉर्मेट्री में रहना पड़ता था,
वो भी पुरुषों को नीचे आना पड़ता था वॉशरूम यूज करने, महिलाओं के लिए ऊपर का वॉशरूम था, पुरुषों को नीचे आना पड़ता था। अब तो धीरे धीरे सुविधाएं भी ठीक हो गई, यही गुजरात के कुछ साथियों की मदद से काफी अच्छी सुविधाएं हो गई। 65-70 कमरे हो गए, हर कमरे में पूरा एसी गीजर सब लगा हुआ, बढ़िया। हॉल भी बड़ा हो गया। आप लोग पिछली बार गए थे तो जैसा हॉल था, जगदेव जी गए थे, अरे जयदेव जी, जयदीप जी गए थे और आप गई थी सब लोग, तो हॉल भी अच्छा हो गया। तो उस समय क्या करते थे, धीरे धीरे जब सुविधाएं भी कुछ ठीक होने लगी, सिविल भी अपने जोर पे आने लगा, तब लोग पूछते थे भाई हापुड़ में क्या होता है, मेरा भी नाम ऑर्डर में आ गया है, अब तो जबरदस्ती जाना ही पड़ेगा, मेरा भी नाम सर्कुलर में है और मुझे भी जबरदस्ती जाना ही पड़ेगा। तब लोगों ने क्या कहना कि शुरू किया मालूम है, जबरदस्ती जाओगे जबरदस्त होके आओगे। फिर ये नारा बदल गया। तो देखिए संबंध के आधार पर ही चीजें बदलती हैं। हम शुरू में कोई रिएक्शन नहीं किए। एक शिविर में ऐसा हुआ कि एक मेंटर टीचर, ऐसे मैं पीछे बैठा था, सोमवार शिविर, अशोक गोपाला जी का शिविर चल रहा था, मैं पीछे बैठा था, तो मेरे बगल में एक मेंटर टीचर थे, वो बोलते हैं सर मुझे ना थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, मैं जाऊं ऊपर आराम कर लूं? हमने कहा जी भैया जाइए आराम कर लीजिए। वो चले गए आराम करने ऊपर। तो आधे घंटे बाद मेरा मन हुआ कि एक बार जाके हालचाल पूछ ले, मतलब एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि चक्कर आ रहा था तो एक बार हालचाल पूछ ले। तो मैं ऊपर चला गया डॉर्मेट्री में, तो एक एक डॉर्मेट्री में से खोल के देख रहा था कि भाई कहाँ है। तो एक डॉर्मेट्री जब खोला तो भाई अपना एक गिलास रखे और बोतल रखे और गिरा के दिल्ली से लेके आए होंगे, जबकि वहां लिखा है कि कैंपस के अंदर बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना अलाउ नहीं है, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन अब आप सबकी अटैची तो सूटकेस तो चेक करेंगे नहीं, हम इतने भी हम संवेदनहीन नहीं है। वो अपना लगा रहे थे, हमको देखे तो उनको लगा हमको चेक करने आए हैं, जबकि मैं तुरंत बंद किया और नीचे चला गया। मुझे लगा अब क्या बात है, अब इसको आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अब तो हो गया हमारा। तो बाद में वो दूसरे दिन उसका विरोध निकालने के लिए अलग तरीका निकाले, मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये परेशानी वो परेशानी हुआ। और श्रवण भाई ने तो मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की, मेरा तबीयत खराब था और मुझे आराम नहीं करने दिया। तो मैं कहा भैया मैं तो आपको तुरंत बोल दिया जाइए आराम करिए। बोले कहाँ करने दिया, आप दरवाजा खोलने लगे। हमने कहा मैं दरवाजा तुरंत बंद कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं देखा जो आप कर रहे थे। तो बाकी लोग पूछे क्या मतलब, हमने कहा इनका सूटकेस जाके चेक करिए। अरे नहीं, झंडा उंडा उखाड़ के फेंक दिया उन्हें, झंडा लगा के बैठे थे, भूख हड़ताल, हाँ पूरा झंडा लगा के बैठे थे, झंडा उंडा उखाड़ के फेंके, नहीं 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 छोड़िए। हमने कहा हो गया हो गया खत्म मामला। तो ऐसा ऐसा सब बहुत चीजें हम लोगों ने देखा। तो कुल मिला के क्या है, इंटेंशन पे शंका है, उनको भी हमारे इंटेंशन पे शंका है कि हम कुछ यहाँ पर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। उनको लगता था ये अभ्युदय संस्थान में मनीष सिसोदिया का पैसा लगा हुआ है और इससे ये लोग कमाई का काम करते हैं, जबकि दिल्ली सरकार कितना देती थी उस समय मालूम है? एक टीचर का 300 रुपए पर डे देती थी, बस इसी में रहना खाना सब कुछ था। ये तो चूंकि हमारे प्रबोधक 0 पैसा लेते हैं, प्रबोधक जो भी आते थे कोई पैसा लेते नहीं थे, किराया भाड़ा भी नहीं लेते थे कोई भी प्रबोधक, तो इसलिए ये 300 में चल जाता था, क्योंकि खाना पीना रहने का खर्चा था। वो भी उस समय बिजली जो है वो खेत वाली बिजली थी, तो खेत वाली बिजली 8 घंटे ही रहती थी, तो बाकी के 16 घंटे जनरेटर चलाना पड़ता था, क्योंकि सबको कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, एसी तो उस समय लगा ही नहीं था। तो 300 रुपए में फिर भी उनको लगता था हम प्रॉफिट यहाँ कमा रहे हैं। ये सारा कुछ ट्रांसपेरेंट था, उनको भी पता था 300 रुपए पर टीचर मिला हुआ है। अब सोचिए 300 टीचर में सुबह 6 बजे की चाय, फिर 7:30 बजे का नाश्ता, वो भी नाश्ता डेली चेंज कर करके, अच्छा अच्छा नाश्ता, कभी सांभर बड़ा, कभी इडली, कभी कुछ, मतलब पोहा जलेबी, कभी ये कभी वो, रोज बदल के। जो लोग वहां के उनको पता है नाश्ता और भोजन बहुत अच्छा मिलता है। फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम की चाय, फिर रात का भोजन, ये सब उसमें शामिल है और 300 रुपए एक आदमी का था। लेकिन फिर भी उनको लगता था नहीं ये तो कोई कमाई का अड्डा है, तो इसका क्या कर सकते हैं। लेकिन धीरे 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 धीरे
उसी में से लगभग 50 टीचर ने उस संस्थान को ओन कर लिया। वहां के टीचर्स ने वहां पे आरओ मशीन लगवाया, वहां के बहुत सारे टीचर्स कमरों में जाली वाला दरवाजा लगवाया के अपने पैसे से लगा, क्योंकि मच्छर आते हैं, जाली वाला दरवाजा लगाया। धीरे धीरे लोगों को लग गया, क्योंकि हम अपने आदत से बाज नहीं आए। हम अपनी मंगल मैत्री बनाए रखें, अपनी उदारता बनाए रखें, अपनी विनम्रता बनाए रखें, हमारी आदत है, तो हम अपनी आदत से बाज नहीं आए। और हम ना जस्टिफाई ही करते थे कि नहीं जी हम चोरी नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर रहे थे। हाँ, अब आपको लगता है कि हम चोरी कर रहे हैं, तो मैं अगर उसमें सफाई देता फिर तो कोई मतलब भी नहीं है। तो हम उसके सफाई में नहीं गए, हम अपना काम ठीक से करते रहे। जैसे मेलानिया ट्रम्प जब दिल्ली में आई, जब मेरा अखबार वालों ने खूब छापना शुरू किया और मेरा इंटरव्यू, तो एक अखबार वाले ने कहा अब तो आप और बढ़िया से काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि अब मेलानिया ट्रम्प ने इस काम को देखा है। हमने कहा भैया काम अच्छा था तभी हम कर रहे थे, आगे भी हम वैसा ही करेंगे जैसा कर रहे थे। ये किसी के आने जाने से अच्छा बुरा नहीं है, मेरे द्वारा स्वीकारा हुआ अच्छा काम है, तो हम अच्छाई को स्वीकारेंगे, वही काम करेंगे। आप मेरा विरोध करें, मेरा प्रशंसा करें, मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, हम करेंगे वही काम, क्योंकि हमने उसको स्वीकारा हुआ। तो उनको जब धीरे धीरे मेरे इंटेंशन पे शंका खत्म हुआ, तब वो ओन करने लग गए। अभी स्नेह मिलन हम लोग करते हैं, दिल्ली सरकार के सैकड़ों टीचर आते हैं स्नेह मिलन में और आकर के पूरे दिन रहते हैं। तो धीरे धीरे विश्वास, तो अभी क्या है, इंटेंशन पे शंका होने से विश्वास का माहौल नहीं होता। विश्वास का मतलब ही है इंटेंशन पे शंका मुक्त हो जाना, आशय पे कोई शंका नहीं है, तभी विश्वास, तभी संबंध निर्वाह हो पाता है। इसीलिए इसकी परिभाषा में जाएंगे तो लिखा है संबंध निर्वाह और उसकी निरंतरता। शंका है तो संबंध निर्वाह क्या होगा, हो नहीं सकता। विश्वास 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 चाहिए। अभी पूछे विश्वास होता क्या है, तो एक आम पब्लिक के पास विश्वास की परिभाषा ही बताने के लिए, अगर ये परिभाषा में हो तो आप विश्वास की परिभाषा क्या बताएंगे? बोलेंगे ट्रस्ट, हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी, फिर कोई उर्दू बोलेगा भरोसा, फिर कोई उर्दू बोलेगा भरोसा। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हैं कि सामने वाले की योग्यता के साथ उसको स्वीकार करना। तो सामने वाले की योग्यता के साथ स्वीकार करना, ये थोड़ा मतलब जम नहीं पा रहा है। सामने वाले के इंटेंशन पे शंका ही नहीं होना, उसका इंटेंशन तो निरंतर सुखपूर्वक जीना ही है। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, इनका इंटेंशन क्या है? निरंतर सुखपूर्वक जीना। अब सबने सुख के अपने रास्ते अलग अलग तलाशे हुए, इसमें अंतर है, उसी को हम योग्यता कम ज्यादा कह रहे हैं, उसी से हम सुखी दुखी होते रहते हैं। होना तो सुखी ही है। किसी को लगता है आपसे प्यार करके सुखी हो जाएंगे, किसी को लगता है आपको दो झापड़ मार के सुखी हो जाएंगे, किसी को लगता है कोल्ड ड्रिंक पी के साथ में बैठ के सुखी हो जाएंगे, किसी को लगता है नहीं जाम टकरा के सुखी हो जाएंगे। उसी में एक कोल्ड ड्रिंक वाला और जाम वाला आ गया, तब तो झगड़ा हो जाएगा। एक हमारे परिचित ने कहा कि, मतलब परिचित है, कोई रिश्तेदार नहीं है, बोले कि आपकी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन में चली गई, इसकी शादी वादी ढूंढ रहे होंगे, तो हमारे यहाँ एक लड़का है हमारे रिश्तेदारी का, और ऐसा ऐसा है, उसने बीटेक किया, यहाँ जॉब कर रहा है, ऐसा वैसा है, और शादी कर लेते हैं, शादी कर देते हैं, आपका भी टेंशन खत्म, हमको भी अच्छी वो मिल जाएगी। हमने कहा हो ही नहीं पाएगा। बोले क्यों? हमने कहा आपका परिवार मांसाहारी है, हमारी बेटी ने जन्म से मांस देखा ही नहीं है भोजन में, भोजन को लेकर के ही वो बेहोश हो जाएगी किचन में ही। तो कम से कम आहार विहार संस्कृति कुछ मैच करनी चाहिए ना, नहीं उसी को लेकर झगड़ा होगा। अभी जितना ये बेमेल संस्कृति की शादियां होती है, बहुत दिक्कत, हमारे सामने केस आते हैं, मेरे सामने केस आते हैं, भैया क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं हो सकता। बिहार में गया था मैं, झारखंड में शिविर लेने के लिए, तो वहां हस्बैंड वाइफ आए थे शिविर करने देवघर में।
हस्बैंड बिहार के, वाइफ गुजराती, वाइफ गुजरात की थी, दोनों लोग वहां रांची में रहते हैं। अब उनके बीच में समस्या है, तो मैंने कहा समस्या क्या है? तो उनकी श्रीमती जी बताई कि मेरा बनाया हुआ खाना इनके हमारे सास ससुर को पसंद ही नहीं आता। अब गुजराती खान पान अलग है। अब हमने कहा तो आप यहाँ का खान पान सीख लीजिए। बोली वो मुझे नहीं पसंद आता है। अब ऐसे में साथ में जी रहे हैं। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया कि मतलब नहीं हो पाता है। अब एक परिवार में से लड़की भयंकर शाकाहारी, एक परिवार में मांसाहारी। अब शादी कर दीजिए, अब दिक्कत हो जाएगी। कैसे चले? आहार को लेकर तो झगड़ा होगा ना। अब अध्ययन कहाँ से हो पाएगा? अध्ययन की जगह ही नहीं अभी है। अगर यहाँ रोज भोजन को लेकर के विवाद हो तो क्या हम अध्ययन कर पाएंगे? तो घर में भी अगर भोजन को लेके, हालांकि अभी भी घरों में भोजन को लेके बहुत सारे झंझट है। एक ही शाकाहारी में भी झंझट है, मांसाहारी का आपस में भी झंझट है। तो भोजन को लेके ही झंझट है, तो अब क्या करेंगे? सबके 30 त्योहार अलग हैं, वो एक नया झंझट। इसीलिए शायद पहले सोचा होगा कि शादियां जो है लोकल की जाए, मतलब 30 त्योहार, खान पान, ये कम से कम इन सब लफड़ों से तो खत्म रहे। ये सब लफड़े तो ना रहे। हाँ, मतलब मिनिमम ये सब चीजें तो मैनेज रहे, नहीं तो पता चले उसी को मैनेज होने में एक जिंदगी निकल जाए। मतलब मैं इंटर स्टेट शादियां या इंटर लैंग्वेज, इंटर कल्चरल शादियों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि झगड़े को मिनिमम किया जाए ना। अब ऐसे बेमतलब के करके बेमतलब के झगड़े शुरू कर दिया तो कुछ समय तो मिलेगा उसके बाद, नहीं तो उसी मुझे रहेंगे। तेल क्यों ज्यादा डाल दिया, मसाला क्यों ज्यादा डाल दिया, मेरे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। अरे तुम्हारे यहाँ बनता होगा, हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, तो तुम बना लो, जाओ अपन। हो गया काम खत्म। तो रोज वो आकर के बैठते थे और रोज यही निष्कर्ष निकलता था कि खान पान को लेकर के उनके यहाँ झंझट, खान पान में तालमेल नहीं बैठ रहा, उसके कारण दिक्कत आती है। खाना बनाना नहीं आता, सक्सेसफुल जाती है। अच्छा, क्यों? साइकोलॉजी में ये है वेस्टिब्यूल मैरिज सिस्टम बोलते हैं उसको। वेस्टिब्यूल मैरिज सिस्टम वेयर डॉक्टर मैरिज अ डॉक्टर, एक्टर मैरिज अ एक्टर, टीचर मैरिज अ टीचर, और ऐसी सेम प्रोफेशन मैरिजेस बोलते हैं उसको, और वो बोलते हैं कि ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हो जाएगी तो अच्छा है, मैरिज सिस्टम हो जाएगी तो अच्छा है। लेकिन जो महिला 22-23 साल तक खाना बनाना नहीं सीखी है, उसके बाद नहीं सीखेगी, लिखवा लीजिए, तो फिर बाई ही बनाएगी, वो नहीं सीखेगी पक्का। जैसे मैं पका हुआ खाना खाया था बचपन से पका हुआ खाना खाया था, तो जब दिल्ली में गया तो पहले तो पीजी में था, वहां बीमार पड़ गया, बाद में अपना रूम लिया, तो उसमें मुझे खाना बनाने में इतनी दिक्कत आई कि 3 महीने में जाके परिवार को लेके आया, क्योंकि अब मेरे लिए समस्या हो गई, क्योंकि पका हुआ मिलने का आदत था। तो जिसको 23 साल तक पका हुआ मिला है, और 23 साल बाद क्यों पकाएगा? फिर भेजा पकाएगा। चाहना वाला सही है कि भाई दूसरा भी मुझे हमेशा सुखी करना चाहता है, और इस साइड योग्यता, पर अभी दूसरे का एक्शन ही ऐसा है मेरे साथ, मैं रियल बोल रहा हूँ, खराब। हाँ, तो वो कैसे अभी विश्वास का सेटल करें? तो एक्शन अगर खराब है तो उससे हमको लगता है कि इंटेंशन भी खराब होगा। एक्शन अगर अच्छा है तो हमको लगता है इंटेंशन भी अच्छा होगा। एक्शन खराब है तो हमको लगता है इंटेंशन भी खराब होगा। लेकिन इंटेंशन क्या है? मानव का इंटेंशन क्या है? वो सुखी होना।
खुद सुखी होना चाहता है। सुखी होना चाहता है। ये अगर हमको पता है तो हम एक्शन से बहुत परेशान नहीं होते, क्योंकि कोई भी एक्शन निरंतर नहीं होता ना, थोड़ी देर होगा। बढ़िया, हाँ जी। तो ये प्रश्न है कि कोई विश्वास पूर्वक जी रहा है तो कैसे पता चलता है? हाँ जी, नमस्कार। कोई विश्वास पूर्वक जी रहा है तो कैसे पता चलता है? तो कोई विश्वास पूर्वक जी रहा है, इसको पता करने की कोई जरूरत नहीं है मैं विश्वास पूर्वक जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ, यही पता करने की जरूरत है। वो भी कैसे? वही, मैं क्या लोगों के साथ शंका के साथ जी रहा हूँ। स्वयं के प्रति विश्वास जो होता है, जैसे ये वाले में शंका व्यक्त कर रहे थे ना, मैं दूसरों को हमेशा सुखी करना चाहता हूँ, अब इसी में हमको शंका है, यानी हमें स्वयं के ही इंटेंशन पे शंका है। यही स्वयं के प्रति भरोसे की कमी है। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ इसमें कोई गलती हो जाएगी, इसका मतलब मुझे स्वयं के इंटेंशन पे शंका है। इसमें तो ठीक ही है मेरा कि मैं दूसरों को भी सुखी करना चाहती हूँ, वो तो यही है मेरा एक नंबर। लेकिन जो मतलब करना चाहती हूँ लेकिन ये योग्यता नहीं है, उसके कारण नहीं हो पाता, तो ये गड़बड़ कहाँ पे? गड़बड़ है कि हम योग्यता बढ़ानी है, योग्यता बढ़ानी है। तो स्वयं इसमें कल आया था, आज सुबह आया था, स्वयं के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब सेल्फ समझ में आता है। जिस दिन मुझे समझ में आ जाता है मैं जीवन हूँ और अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूँ, मैं ऐसी ताकत हूँ जो खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, तो मैं जीवन हूँ, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ तो मैं जी भी सकती हूँ। तो जितना जितना मेरा जीवन अपने अंदर मैं जीवन हूँ ये स्पष्ट होता है और उसकी ताकत का पहचान होता है कि मैं अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूँ, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ क्या चीज को, स्वयं को भी समझ सकता हूँ, हर चीज को भी समझ सकता हूँ। तो मुझे दूसरे को जांचने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं स्वयं को ही जांचता रहता हूँ। दूसरे को कितना भी जांच ले उपलब्धि कुछ भी नहीं होता, मैं दूसरे को कितना भी जांच लूं कोई उपलब्धि नहीं होता, क्योंकि दूसरा मेरे नियंत्रण में है ही नहीं, मुझे लगता है लेकिन है नहीं, दूसरा मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो मैं स्वयं के इच्छा विचार आशा को नहीं जान पाता, मैं स्वयं की इच्छा विचार आशा के प्रति शंका में हूं, मेरी इच्छाओं को ही को लेकर ही मैं शंका में हूं, मेरे विचार को लेकर मैं शंका में हूं, मेरे कार्य व्यवहार को लेकर मैं खुद ही शंका में हूं। इसका मतलब मेरा स्वयं के प्रति ही विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा स्वयं को अक्षय बल अक्षय शक्ति के रूप में मैंने पहचाना ही नहीं है। मैं स्वयं को शरीर ही मान के जीता हूँ, बातें कितना भी कर लूं लास्ट में मैं स्वयं को शरीर ही मान के जीता हूँ, इससे भरोसा नहीं आता। जितना जितना मैं जीवन हूँ ये रटना नहीं है, जितना जितना मैं जीवन हूँ ये पहचान में आता है उतना उतना स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता है। मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ, शरीर मेरा साधन है, समाधानित होना चाहता हूँ, समाधान में सुख है, निरंतर सुखी होना चाहता हूँ। जितने भी सुख के हमने तरीके निकाले वो सारे के सारे टेम्पररी निकले। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को शरीर मान के जिया, इसलिए सुख के सारे तरीके शरीर केंद्रित निकाले, इसलिए सारे तरीके सुविधा केंद्रित निकाले। मुझे लगा मैं सुविधा से सुखी हो जाऊंगा, मुझे लगा मुझे सामान से सम्मान मिल जाएगा, तो शरीर केंद्रित ही मैंने सारे तरीके निकाले। इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी मैं सफल नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वयं को शरीर मान के जीता हूँ, स्वयं को शरीर मान के जीता हूँ। शरीर की ताकत, शरीर की जरूरत भी अनलिमिटेड नहीं है, शरीर की जरूरत भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, शरीर की ताकत भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, शरीर मरणशील है, शरीर नश्वर है, ये हमको पता चलता है। जीवन ही अमर है, क्योंकि अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, जीवन की सारी ताकत अक्षय है। इसलिए जीवन को समझने से ही, और जीवन की सारी जरूरतें भी निरंतर है, तो जीवन को समझने से जीवन की जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। जितना जितना मेरा ध्यान जाता है मैं जीवन हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं जीवन हूँ, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूँ। मेरे अंदर आस्वादन चयन, मेरे अंदर तुलन विश्लेषण, मेरे अंदर चिंतन चित्रण, मेरे अंदर बोध संकल्प, मेरे अंदर अनुभव प्रामाणिकता, ये क्रिया है। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं 4.5 क्रिया में जीता हूँ। मैंने बहुत सारे चित्रण को, जितना मेरी मान्यताएं हैं,
अब तक मैंने जितनी मान्यताओं को मान लिया है, मान के रखा हुआ है, वही मेरे चित्रण में है। उन्हीं से मैं ड्राइव होता हूँ, उन्हीं को बड़ा मान करके उनके लिए ही अपनी इन अक्षय बल, अक्षय शक्तियों को लगा रहा हूँ। जो मैंने मान रखा है, जो मैंने मान रखा है, जाना नहीं है, ऐसे चित्रण में ही मैं अपने सारे तुलन को लगा रहा हूँ, ऐसे चित्रण में ही मैं सारा विश्लेषण करता हूँ, ऐसे चित्रण के लिए मेरा सारा आस्वादन होता है, ऐसे चित्रण के लिए ही मेरे में सारा चयन होता है। ऐसा मैं कार्य व्यवहार करता रहता हूँ। तो कभी मैं शरीर की संवेदनाओं से, आस्वादन से प्रभावित होता हूँ, कभी मैं अपनी मान्यताओं से, चित्रण से प्रभावित होता हूँ। कुल मिला के मैं 4.5 क्रिया में जीता हूँ, 4.5 क्रिया में जीता हूँ। और उसी में मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, उसी में लगता है मुझे मेरे में स्वयं के प्रति विश्वास आ जाए, उसी में लगता है मैं विश्वास पूर्वक जीने लग जाऊं। ये होता नहीं है, ये नियम नहीं है। जो नियम नहीं है वो होता नहीं है, जो नियम नहीं है वो होता नहीं है। जब साक्षात्कार क्रिया मेरे में शुरू हो जाती है, मैं मूल्यों को पहचानता हूँ, मैं व्यवस्था को पहचानता हूँ, व्यवस्थित होता हूँ, व्यवस्था को पहचानता हूँ तो व्यवस्थित होता हूँ, मूल्यों को पहचानता हूँ तो मूल्यों का निर्वाह कर पाता हूँ। क्योंकि विश्वास भी एक मूल्य है। जब मूल्य को पहचानूंगा तभी मैं विश्वास को पहचानूंगा, तभी विश्वास का निर्वाह होगा। वो मेरे अंदर ही पहचान है। इतना बोलना पड़ा आपको। ऐसे फ्लो बन जाता है। ऐसे ही फ्लो बना था जिसमें वो मैडम रोने लग गई। बोली मैं तो ऐसा बोल ही नहीं पाऊंगा। एकदम धीरे से माइक रोने लगी तो मैंने पूछा क्या हो गया? माइक पकड़ बोलती है भैया मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगी। बोलेगा फिर क्या दिक्कत है? मैंने भी ऐसा बोलने का प्रैक्टिस थोड़ी किया है। फ्लो आ गया तो निकल जाता। तो फायदा क्या मेरे शिविर करने का जब ऐसा बोल ही नहीं पाऊंगा? तो बोलना शिविर थोड़ी है, वो तो फ्लो बन के आ गया। मतलब मेरा इस तरह का पहले से अभ्यास रहा है चीजों को रखने का टीचर ट्रेनिंग के अंदर। तो अब चूंकि अच्छा कंटेंट आ गया तो भी उसी में उसी तरह फ्लो में आ जाता है। तो मूल्य पकड़ में आता है तो ही विश्वास पकड़ में आएगा। आप चाहे कि 4.5 क्रिया में पकड़ में आ जाए, नहीं होगा। तो 4.5 क्रिया जिंदा रहने का धरातल है। जिंदा रहने के धरातल की एक चिंदी भी जीने के धरातल में नहीं जाती है। जीना है तो जीने की धरातल की चीजों को पहचानना पड़ेगा। विश्वास एक मूल्य है, साक्षात्कार पूर्वक पकड़ में आता है, तब तक सारा सूचना ही है। सारा सूचना ही है। अभी हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे सूचना ही है। एक्सरसाइज सारा कर करके हम किसी अनुभूति को पाना चाहते हैं। मैं ज्ञान गोचर विधि से, साक्षात्कार विधि से मैं विश्वास को पहचान पाऊंगा। मैं ज्ञान गोचर विधि से सम्मान को पहचान पाऊंगा, क्योंकि ये भाव है, ये मूल्य है, ये इंद्रियों के पकड़ में नहीं आती। तो किसी के कार्य व्यवहार से आप नहीं पहचान सकते कि उनके साथ विश्वास का निर्वाह हो रहा है या उनके द्वारा विश्वास का निर्वाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं बहुत मीठा बोल करके, बहुत अच्छा बोल के, बहुत आपको प्रभावित करके और अपना समय काट सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ विश्वास पूर्वक जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। विश्वास पहचान में आता है, साथ अपने अंदर ही आता है। सामने वाले के साथ जब सौजन्यता का अभ्यास करते हैं तो मेरे अंदर उसका स्वाद आने लग जाता है। साथ बैठे हैं, साथ कुछ कर रहे हैं, साथ में कुछ सहकारिता कर रहे हैं, सहयोगिता कर रहे हैं, उससे मेरे अंदर ही विश्वास का स्वाद आने लग जाता है। इसलिए अभ्यास करते हैं, सौहार्दता का, सम्मान का, निष्ठा का, ऐसे अभ्यास करते हैं शिष्ट मूल्यों का, तो स्थापित मूल्य मेरे अंदर पहचान में आते हैं, उनका स्वाद आने लग जाता है, क्योंकि है वो मेरे अंदर ही, जीवन में ही है। परस्परता में पहचान में आता है, परस्परता में पहचान में आता है। परस्परता में कैसे पहचान में आता है? स्वाद अलग अलग क्यों आता है? जैसे आप मिठाई खाते हैं, कौन कौन सी मिठाई खाते हैं, कुछ नाम बताइए। गुलाब जामुन, मोहन था, ये जो लगा था, और गुलाब जामुन और जलेबी, सब तुम ही बता दोगे कुछ और लोग कितना मिठाई खाती है? जलेबी, इमरती, ठीक। अब ये जितनी मिठाइयाँ आप ले रहे हैं, इनको मिठाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मीठी होती है। मिठास किसके कारण होती है? गुड़ शहद तो बीमार लोगों के लिए है, मेल तो मिठाई, चीनी
मूलतः मिठाई चीनी के कारण होती है, ठीक। तो चीनी के कारण ही उसमें मिठास होता है। फिर भी हम अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं खा के नहीं, रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, ये मोहन थाल है, क्यों बोल रहे हैं? जबकि मिठास सब में क्या है? मिठास ही तो है, तभी तो मिठाई बोल रहे हैं। लेकिन ये अलग अलग स्वाद क्यों आ रहा है? दूसरे इंग्रेडिएंट्स से बनाने का प्रोसेस। हाँ, तो उस चीनी के साथ जिसकी परस्परता हो रही है उसके कारण उसका स्वाद बदल जा रहा है। ठीक वैसा ही मूल्य है, मूल्य तो एक ही है, अलग अलग संबंधों में उसका अलग अलग स्वाद आता है, इसीलिए उसको अलग अलग नाम दिया है। विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, ऐसा करते हुए जाते हैं। प्रेम मूल्य पहचान में आता है, उसको पूर्ण मूल्य बोलते हैं। वही है, वही है, वही अलग अलग परस्परता में, अभ्यास में अलग अलग स्वाद देता है। मिठाई, मीठापन चीनी के कारण ही, मीठापन तो चीनी के कारण ही है। चीनी पहचान में नहीं आया तो मिठाइयां गिनाते रहिए, कुछ नहीं होना। चीनी को पहचानना पड़ेगा, ये चीनी क्या चीज है जिसके कारण मिठास आ रही है। नई चीनी है तो आप मोहन थाल भी नहीं खाओगे, तो ये तो शुगर वालों के लिए बना दिया, बेकार है, कुछ नहीं है। तो चीनी को पहचानना पड़ेगा, मूल वस्तु चीनी है उसकी। क्या चीज है, क्या चीज है जो कुछ मटेरियल के साथ मिल करके जो मिठास दे रही है उसको हम गुलाब जामुन बोल रहे हैं। कुछ मटेरियल के साथ जो मिलकर मिठास दे रही है उसमें रसगुल्ला बोल रहे हैं। कुछ मटेरियल के साथ मिठास दे रही है तो जलेबी बोल रहे हैं। कुछ मटेरियल के साथ मिठास दे रही है मोहन थाल बोल रहे हैं। इस मटेरियल के साथ मिठास दे रही है तो कुछ और नाम दे रहे हैं। वो चीनी क्या चीज है वो पहचानना पड़ता है। बरसों तक वो भी पहचान लेंगे, सूचना के रूप में, सूचना के रूप में वो भी पहचान लेंगे। ठीक वैसे ही है जैसे बिजली का करंट, कल चर्चा किया था। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इस कमरे में आ रही है एक वायर के थ्रू, उसमें कितने तरह की इलेक्ट्रिसिटी है? एक ही तरह की इलेक्ट्रिसिटी, उसका नाम ही है। लेकिन एसी में लगा रहे हैं तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से ठंडा आ रहा है, हीटर में लगा रहे हैं तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से गर्म आ रहा है। अंतर क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी तो वही थी, केवल इंस्ट्रूमेंट बदल गया। इंस्ट्रूमेंट बदल देने से उसका जो एक्सप्रेशन है वो बदल गया। है बिजली ही वो, हीटर से निकली वो भी बिजली है, एसी से जो आ रहा है ठंडक वो भी बिजली ही है, बिजली ही उसके पीछे कारण है। लेकिन उसका एक्सप्रेशन बदल गया, क्या बदलने से? इंस्ट्रूमेंट बदलने से। उस बिजली को पहचानना पड़ेगा, बिजली क्या है। वो नहीं पहचान में आएगा तो हमको केवल हम इंस्ट्रूमेंट का नाम गिनाएंगे, उसकी ठंडक गर्मी लेते रहेंगे, पहचान में नहीं आएगा नियम क्या है। तो संबंध की आवश्यकता क्यों है? इतने सारे संबंधों की जरूरत क्यों है? क्योंकि अलग अलग संबंधों में अलग अलग मूल्यों की प्रधानता है। जैसे माता पिता संबंध में, माता और संतान संबंध में ममता प्रधान वात्सल्य होता है। पिता और संतान संबंध में वात्सल्य प्रधान ममता होता है, वात्सल्य प्रधानता होती है। भाई बहन में स्नेह प्रधान होता है। तो अलग अलग संबंधों में अलग अलग मूल्यों की प्रधानता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। अलग अलग संबंधों में अलग अलग मूल्यों की प्रधानता है, इसलिए अलग अलग संबंधों की आवश्यकता है। उन संबंधों में, सब संबंधों में पूरा जिएंगे तो सब मूल्यों को पहचान पाएंगे। अभ्यास क्रम में जब एक बार अभ्यास पूर्वक अनुभव हो गया तो फिर उन संबंधों में उसका प्रमाण आएगा। स्नेह का, निष्ठा का, सम्मान का, विश्वास का, उन संबंधों में प्रमाण आएगा। अब अभ्यास के लिए नहीं हम कर रहे हैं इन संबंधों को, तो जब तक समझ रहे हैं तब तक इन संबंधों में मूल्यों का अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग संबंधों में अलग अलग तरह का स्वाद आता है। वही मिठाई वाला, इसलिए अलग अलग संबंध चाहिए। लेकिन स्वाद आ रहा है वो चीनी ही है, उस चीनी को पहचानना पड़ेगा वो क्या चीज है। तो इतने सारे संबंध की जरूरत इसलिए है जिससे कि हम अलग अलग संबंधों में अभ्यास करके अलग अलग मूल्यों का अनुभव कर सकते, पहचान सकते। फिर एक बार अनुभव हो गया तो फिर उन मूल्यों को हम ऑटो मोड में उन संबंधों में जीना शुरू कर देते हैं। अभ्यास के लिए संबंध यहाँ इंडिया में तो ये सब मेंटेन करते हैं।
इंडिया में तो ये सब मेंटेन होता है, इतना जो आप लिखे हैं संबंध नीचे 7 नंबर तक। अगर मैं फॉरेन चला गया, समझो कोई है ही नहीं उधर, तो मेरा तो सब अधूरा ही रह जाएगा, मैं कितना भी कुछ भी कर लूं। संबंध तो रहेंगे ना, आप फॉरेन चले गए, संबंध थोड़ी, संबंध शाश्वत है, संबंध शाश्वत है। आप फॉरेन गए हैं लेकिन जन्म तो किसी माता पिता के संयोग से हुआ है, तो संबंध तो है ही है। साथ में रह के उसको निभाना और उसका टेस्ट तभी आएगा ना जब साथ में रहेंगे। जैसे माता पिता तो है ही ना, आप यहाँ थे तो भी है, दूसरी जगह गए तो भी है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ, फिर चला गया 10 साल 15 साल, तो उससे तो मैं वंचित रहूंगा ना। संबंध कहाँ खत्म हो गए? संबंध खत्म थोड़ी होते हैं। संबंध तो शरीर के मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होते। संबंध शाश्वत है, शरीर खत्म होता है, संबंध खत्म नहीं होता ना। जैसे इस जन्म में, इस शरीर यात्रा में मैं किसी माता पिता की संतान हूँ, इस शरीर यात्रा में मैं किसी माता पिता की संतान हूँ। अगली शरीर यात्रा होगी तो भी मैं किसी माता पिता का ही संतान होऊंगा, या मेरी भी कोई संतान होगी। इस शरीर यात्रा में भी मेरे माता पिता मैं हूँ, और मेरे माता पिता हैं, मैं उनकी संतान हूँ। अब मैं भी माता पिता हूँ, मेरे भी संतान हैं। अगले भी शरीर यात्रा में किसी माता पिता के संयोग से ही मेरा जन्म होगा, तो मैं माता पिता की ही संतान रहूंगा, और मेरी भी कोई संतान रहेगी। ये संबंध रहेगा, शरीर बदल जाएगा। वो वाला शरीर हो सकता हो ना हो, वो वाला जीवन भी हो सकता है उस शरीर को ना चला रहा हो, लेकिन जो संबंध है वो माता पिता ही कहलाएगा। उस समय में भी अगर शादी करूंगा तो जो संबंध होगा वो पति पत्नी ही कहलाएगा। उस शरीर यात्रा में भी अगर मैं ज्ञान ले रहा हूँ तो जिससे ले रहा हूँ गुरु शिष्य संबंध ही कहलाएगा। इसलिए कह रहे हैं संबंध शाश्वत होते हैं। मैं अगर दूसरे जगह चला भी गया तो माता पिता तो मुझे याद ही है ना। तो शाश्वत होते हैं, लेकिन उसका जब निर्वाह होता है तभी उसका सुख मिलता है, ऐसा मेरा कहना है। तो संबंध का निर्वाह का मतलब ये है कि जो मेरे फिजिकल माता पिता है वो वहां पर नहीं है, लेकिन वहां भी मेरा कोई पोषण कर ही रहा है ना। वहां मैं खाऊं पीऊंगा कि नहीं खाऊं पीऊंगा, वहां भी मेरा कोई पोषण कर ही रहा है ना। जो पोषण कर रहा है वो मां स्वरूप ही है। वहां भी मेरा कोई संरक्षण कर ही रहा है। सरकार कर रही है, कोई कर रहा है, मतलब कोई कमेटी कोई होता है जो कर रहा है, वो पिता स्वरूप है ही। तो मतलब ये नहीं कर रहे, संबंध है। शरीर माता पिता का यहाँ होगा। जैसे मेरी माँ मेरे शरीर को पाल पोस के बड़ा कर दिया, और मैं अब दिल्ली में आ गया हूँ, मेरी माता जी गोरखपुर में है, तो मेरी माता जी की मेरे शरीर के प्रति स्वीकृति आज भी वही है कि स्वस्थ रहे मेरा बेटा। फोन आएगा तो पहले ही पूछेंगे तबीयत तो भी ठीक है ना, कोई बात तो नहीं है, ठीक हो। मैं जाता हूं तो मुझे स्वस्थ देख के वो खुश हो जाती है, जान के भी खुश हो जाती है। नहीं जाता हूं जान के भी खुश हो जाती है, वीडियो कॉल में चेहरा देख लिए खुश हो जाती है, क्योंकि माता की शरीर के प्रति स्वीकृति है, हमेशा बनी हुई है। आप पास हैं या दूर हैं, और मेरी भी माँ के प्रति वो कृतज्ञता बनी हुई है। क्या कृतज्ञता है, इसकी चर्चा और कल डिटेल करेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि माँ ने मेरे शरीर को संभाला। कैसा संभाला कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हिष्ट पुष्ट रहे। इसके लिए ही बचपन से मेरी तेल मालिश, मुझे खिलाना, मुझे पिलाना, पौष्टिक चीजें खिलाना, ये सब चीजें माँ ने किया, जिससे कि मैं स्वस्थ रहूं। अब माँ के प्रति कृतज्ञता क्या है कि अब मैं उस मामले में स्वनियंत्रित हो गया। कृतज्ञता मतलब सौम्यता नहीं, अब मैं उस मामले में मैं स्वनियंत्रित हो गया, यानी अब मैं अपने शरीर का वैसा ही ध्यान रखता हूं जैसा मेरी माँ ध्यान रखती। यही माँ के प्रति कृतज्ञता है। माँ के प्रति कृतज्ञता नहीं है कि तुम बीमार हो, तुमको हॉस्पिटल भेज देते हैं, तुम्हारे लिए इतना पैसा भेज देते, तुमको गिफ्ट भेज देते, माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये माँ के प्रति कृतज्ञता नहीं है। माँ के प्रति कृतज्ञता है कि जैसा मेरी माँ मेरे शरीर को संभाली थी, अब आज मैं अपने शरीर को वैसा ही संभालता हूँ, वैसा ही आहार विहार करता हूँ।
अगर मैंने अपना आहार विहार सब बदल दिया है तो माँ के प्रति मैं कृतज्ञ नहीं, क्योंकि माँ की अपेक्षा थी कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं हिष्ट पुष्ट रहूं। अब मैं बाहर आ गया और मैंने अपना आहार विहार बदल दिया और माँ को मैं फोन पे थैंक्स बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ माँ तेरी बहुत याद आती है, माँ मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज दूं, कुछ भी मतलब नहीं होगा। माँ तक कोई भाव नहीं पहुंचेगा। माँ तक वही भाव पहुंचेगा कि मेरी जो अपेक्षा थी, कृतज्ञता का शिष्ट मूल्य सौम्यता। सौम्यता का मतलब स्वनियंत्रण, यानी जो माँ की अपेक्षा थी उसको अब मेरे में स्वनियंत्रण आ गया, अब मैं वैसा ही जीता हूं। यही माँ के प्रति भाव। अब माँ पास है दूर है कोई मतलब नहीं है, माँ तक वो भाव पहुंचता ही है। जैसे भी घर में पूजा हुआ और एक अच्छा सूत्र बांध दिया गया मेरे हाथ में, माता जी ने बंधवाया, बेटे का मेरे उपनयन संस्कार था तो उसमें ये हुआ तो बंधवा दिया उन्होंने। अब उनको लगता है कि पता नहीं क्या क्या बातें करता है, पता नहीं इसको रखेगा कि नहीं, तो फोन करके पत्नी से पूछ लेती है कि है कलेवा कि काट उठ के फेंक दिया, तो मैं उनको वीडियो में दिखाता हूँ, देखो है। अब इसमें कोई दिक्कत हमको हो नहीं रही है, माँ इससे खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब माँ ने जो, तो अपेक्षा हमेशा बनी रहती है ना, हम यहाँ है दूर है कहीं भी है, ये जन्म भी है, शरीर भी खत्म हो गया, अगले शरीर में भी है तो किसी माँ से ही है, उसमें भी माँ के प्रति वही अपेक्षा है और माँ की भी संतान के प्रति वही अपेक्षा है। इसीलिए बोला है संबंध शाश्वत है, खत्म नहीं होते, जगह बदल दिया जाए, शरीर बदल दिया जाए, कुछ भी बदल दिया जाए, संबंध शाश्वत है। वहां अभ्यास क्या करना है, तो जो लोग मेरा पोषण कर रहे हैं वो माँ के जैसे ही है, जो मेरा संरक्षण कर रहे हैं माँ के जैसे ही है। जैसे उस दिन आई थी वो कमल जी की बड़ी बहू ध्वनि, तो मैंने कहा कि मेरा यहाँ पर खाने पीने का सब ध्यान आप रख रही हैं, आप भी मेरी माँ है, अब यहाँ वही रख रही है पूरे शरीर का ध्यान, तो वही माँ स्वरूप हो गई। दिल्ली में रहता हूँ तो मेरी पत्नी मेरे खाने का पूरा ध्यान रखती है, मैं अगर बाहर जा रहा हूँ और निकल गया आगे, अगर टिफिन छूट गया दौड़ा के टिफिन बैग में डालती है। नहीं, उनको पता है दिल्ली में हर चौराहे पे खाना मिलता है, भूख लगेगी तो कुछ बाहर का खा लेंगे, बीमार पड़ सकते हैं, यही तो माँ सोचती है। तो माँ जैसा पत्नी माँ हो गई, मेरे शरीर का ध्यान रखने का जिम्मेदारी ले लिया, तो अपने बच्चों की जैसे माँ की तरह से देखभाल करती वैसे मेरा भी करती। तो अगर अपेक्षा रूप में देखेंगे तो मैं अगर बाहर चला गया तो मेरी पत्नी जितना मेरे शरीर का ध्यान रख रही है वो माँ स्वरूप ही है। मैं उनके साथ कृतज्ञता का अभ्यास कर सकता हूं क्योंकि वो ममता पूर्वक व्यक्त हो रही है, ममता पूर्वक व्यक्त हो रही है, तो मैं उनके साथ कृतज्ञता का अभ्यास कर सकता हूँ। तो मैं बाहर जाऊंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा, यही कृतज्ञता का अभ्यास है। बढ़िया, कल और बढ़िया होने वाला है। कल एक एक संबंध में कैसे कैसे मूल्य सजे हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे। देखिए परिचय शिविर में नहीं हो पाता है, इसीलिए अध्ययन शिविर लगाने की जरूरत पड़ती है। जितना होगा उसके आगे का अगले अध्ययन शिविर पर होगा। वो अक्षय बल, क्यों दोनों अलग अलग? अक्षय बल का मतलब होता है स्थिति, बल का मतलब स्थिति। जैसे ये परम बलवान है, परम जी बलवान है, ठीक है, ये मैं बोलूं तो आप कैसे जानेंगे? जब ये कुछ करके उसको दिखाएंगे। तो 2 बाल्टी भरी हुई पानी उठा लेते हैं तो आप बोलते हैं आए बलवान। तो जो उठाया है शक्ति है, तो दिखती शक्ति है, होने के रूप में बल है। जैसे किसी मोटर पे लिखा है 4 हॉर्स पावर, अब लिखने से आपको नहीं लगेगा, जब वो चलेगा उतनी ताकत दिखाएगा, बोलेगा हाँ सही है, तो वो शक्ति है। तो बल है तभी शक्ति प्रकट होती है। हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद, कल मिलते हैं 9 बजे। प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया भी समझाते हैं। प्रतिक्रिया क्या है? स्थिति का मतलब होना, गति मतलब भागीदारी। स्थिति यानी होना, गति यानी भागीदारी। व्यवस्था में भागीदारी को गति बोलते हैं। जैसे मैं हूँ, ये स्थिति है,
मैं अध्ययन के लिए उपलब्ध हूँ और अध्ययन के लिए मैं पूरक हो पा रहा हूँ, ये मेरी भागीदारी है, ये मेरी गति है। मैंने कुछ मैंने कुछ समझा हुआ है, ये मेरी स्थिति है। उस समझ को मैं व्यक्त कर पा रहा हूँ, ये मेरी गति है। तो ऐसे ही स्थिति गति, अस्तित्व में पूरा स्थिति गति है और कुछ है ही नहीं। इसीलिए बाबा जी बोलते थे हरि है, हरि है। हरि मतलब गति, हर मतलब स्थिति, गति स्थिति। तो बोलते अस्तित्व में गति स्थिति है, इसलिए बोलते थे हरि है।